Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों तक YouTube से एब्सेंट रहने के बाद मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूं और आज से शुरू कर रहा हूं फिर से अपना जो डिलेड प्रोजेक्ट है 20 मिनट सीरीज, उसे आज फिर से स्टार्ट किया जा रहा है इस गारंटी के साथ कि अब वो आपके सिलेबस कंप्लीट कराने तक बंद नहीं होगा। ओके, 20 मिनट सीरीज़ क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यहाँ भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि 20 मिनट सीरीज़ ज़रूरी क्यों है। ठीक है, पहले 3 से 4 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है और एक एक टॉपिक जो आपने थंबनेल में देखा है उन सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस का बात करते हैं कि वाई वी नीड 20 मिनट सीरीज़। तो अक्सर ऐसा देखा गया है बच्चों कि जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो अपने आप को टॉप रैंकर्स बनाने के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि हमने यानी कि स्टूडेंट ने 100% एफर्ट लगाया अपना, फिर भी वो टॉप नहीं कर पाया, फिर भी वो 95% से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया, कम पे रह गया, वो 80, 88, 90%, 91% ऐसे परसेंटेज के साथ पास करते हैं लोग। ओके, जबकि उसने भी वही सिलेबस को पढ़ा है जिस सिलेबस को टॉप उसने पढ़ा है, उसने भी 100% एफर्ट लगाया है और टॉप किया है जिसने, उसने भी 100% एफर्ट लगाया है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब एक स्टूडेंट इस समय क्या सोचता है, एक स्टूडेंट इस समय सोचना शुरू करता है कि चलो लक की बात है, उसका लक अच्छा था वो पास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। सच क्या है कि जिस भी कंटेंट को आपने पढ़ा है, आप चाहे जहाँ भी पढ़ते हैं, आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है, आप चाहे जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अगर आपको वहाँ से जो कंटेंट दिया गया वो कंटेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है, कंटेंट ही डिफेक्टिव है, तो आप चाहे 100% एफर्ट लगाएं, चाहे आप दिन भर पढ़ते रहें, 24 घंटे पढ़ें, 18 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, चाहे जितना ही मेहनत कर लें आप, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ जब स्टूडेंट डाउट पूछने आते हैं, कई सारे स्टूडेंट कई जगहों पे पढ़ रहे होते हैं और वो डाउट लेके आते हैं हमारे पास, तो मैं उनके नोट्स में या उनके जो आंसर राइटिंग करते हैं वो, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखा हुआ देखता हूँ जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ पेन के सहायता से पेपर पे है, कॉपी पे है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही वो। अगर ऐसे आंसर आप दे रहे हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा आंसर क्यों दिया, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आंसर होता है कि हमारे नोट्स में ही ऐसा है, हमें ऐसे ही बताया गया है। तो अगर ऐसा है, अगर कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वही डिफेक्टिव है, कंटेंट में जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स के डेफिनेशन में, उन एक्सप्रेशन के डेरिवेशंस में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स यूज कर लिए गए हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है उनका, तो आपका आंसर गलत होगा, चाहे आप कितना ही अच्छे से उसी आंसर को याद करके लिख लें। जब आपका आंसर ही डिफेक्टिव होगा तो नंबर भी कम दिए जाएंगे आपको। अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर मैंने ऐसा फेस किया है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट के यहाँ पे क्या गलती है? उस स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, उसको जो कंटेंट दिया गया उसने 100% एफर्ट लगाया, 100% तैयारी करी, जिस प्रकार से आंसर राइटिंग सिखाया गया उसने सीखा, वो जाके परफॉर्म करता है एग्ज़ाम में, बावजूद इसके उसका नंबर उतना नहीं आ पाता, एक कुछ नंबर से, कुछ परसेंटेज से कम रह जाता है। ठीक है, तो उसका जो फाइनल टारगेट था कि हमें टॉप करना है वो नहीं हो पाता, हमें बहुत अच्छा नंबर लेके आना है, 95% से ज़्यादा नंबर लेके आना है, वो भी नहीं हो पाता। मैंने क्या किया है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है 20 मिनट सीरीज में। मैंने क्या किया है कि सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन सारे टॉपिक्स के एकदम बेसिक स्ट्रक्चर पे रिसर्च करते हुए कि अगर कोई एक टॉपिक है तो उसका डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन लगे हैं उस पर,
और क्या क्या कंडीशंस नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे अगर डेरिवेशंस हैं तो उनमें कौन से पैरामीटर्स को ऐड किए जाने चाहिए, कौन से पैरामीटर्स को रिमूव किए जाने चाहिए, कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली और एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे कॉपी पे भी ना लिखें। ये सारी चीज़ों पे एकदम वेल रिसर्च करते हुए मैंने एक वेल डिफाइंड टॉपिक्स, वेल डिफाइंड डेफिनीशंस बनाया है, जिसे मैं आपको 20 मिनट सीरीज़ के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपके आगे जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि अगर आप 100% अपना एफर्ट लगाते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिल सके, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आपके मेहनत में, आपके मेहनत में हो, कंटेंट में कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसा मैंने तैयार किया है 20 मिनट सीरीज़ को। तो 12th में हैं आप, 12th के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं और फिज़िक्स पढ़ाऊंगा मैं इस चैनल पे लगातार। हर एक वीडियो 20 मिनट की होगी और 20 मिनट वीडियो लेंथ रखने के पीछे का ये कारण है कि हम एक टॉपिक को 20 मिनट में आसानी से समझ सकते हैं। जो बड़े टॉपिक्स होंगी उन बड़े टॉपिक्स पे 20 मिनट से ज़्यादा और टाइम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी कि मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में जिन्हें हम 20 मिनट में आसानी से समझ सकते हैं। ओके, और 20 मिनट स्क्रीन पे अगर आप बिताते हो, यानी कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आप 20 मिनट बिताते हैं तो आपके माइंड को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, आपकी आँखों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि आसानी से आप रिलैक्स फॉर्म में देख सकते हो। ओके, तो सबसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ। फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज़ योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। यानी कि आज से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु, क्लियर योर होल कॉन्सेप्ट। यानी कि 12th प्रिपरेशन के दौरान, पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु, क्लियर योर होल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मिनट की वीडियो होगी, एक एक टॉपिक कवर करेंगे हम आसानी से, और वीडियो के लास्ट में जो क्लास आपका हुआ है जिस टॉपिक का, उसका रिटन नोट्स वीडियो के लास्ट में ही यहीं पे, यानी कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, स्क्रीन पे ही जब वीडियो लास्ट होगा तो लास्ट में आपको जो क्लास में आपने जो पढ़ा है उसका नोट्स उसी वीडियो में मिलेगा। आप आसानी से पेन पेपर अपना यूज करें और उन नोट्स को अच्छे से लिखें, नोट्स बना लें, ठीक है। ओके, क्लियर है इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 12th के सिलेबस को। और 12th के फिजिक्स के सिलेबस को अगर हम डिवाइड करें अलग अलग टॉपिक में, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग पार्ट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बेसिकली 4 पार्ट बनते हैं। और फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे मैंने यहाँ पे EMI लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे मैंने यहाँ पे AC लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे मैंने यहाँ पे EM वेव शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन में पढ़ने हैं। और इस सेक्शन में बेसिकली हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अभी बात करेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें बेसिकली चार्जेस के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को पढ़ना है, ठीक है। द सेकेंड वन इज सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बेस यूँ कहें तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑप्टिक्स हैज़ 2 लेसन्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, द थर्ड सेक्शन इज मॉडर्न फिजिक्स, एंड मॉडर्न फिजिक्स कंटेन बेसिकली 3 चैप्टर्स, पर मैंने इसे 2 ही यहाँ पे 2 ही में लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और दूसरा है एटम, एंड तीसरा होता है न्यूक्ली, जिसे मैंने एटम एंड न्यूक्ली एक ही में लिख दिया है, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें पढ़ना है चैप्टर, उसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, और एक और पहले होता था कम्युनिकेशन, इसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो चलिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सीखते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे इसका डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि फर्स्ट पार्ट को शुरू कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट पार्ट में
हमें अभी जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम चार्जेस के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर की बात करते हैं, इस चार्जेस के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप सीधा बोल सकते हो अभी तक के इन्फॉर्मेशन में कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे कि या तो वो चार्ज स्टैटिक होगा, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी कि दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये रुका हुआ रहेगा, स्टैटिक होगा, यानी कि इसका स्पीड 0 होगा, या ये चल रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में दो ही कंडीशंस हैं, अगर उनके मोशन को देखें तो या तो वो रुका हुआ होगा यानी कि स्टैटिक होगा, या तो वो मूव कर रहा होगा। तो हम अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज को अलग अलग कंडीशंस में पढ़ेंगे। एक कंडीशन ये होगा कि जब चार्ज की स्पीड 0 होगी, स्पीड 0 होगी, स्पीड 0 है मतलब चार्ज कैसा है, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, यानी कि रुका हुआ है, तब हम इस सेक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर चार्ज और स्टैटिक स्टैंड फॉर रेस्ट। ओके, तो चार्ज एट रेस्ट यूँ कहें तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है, रुका हुआ रहता है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैंने क्या कहा कि इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो चार्ज के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डील करता है। तो जब चार्ज कैसा होगा, स्टैटिक होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो जो वो प्रॉपर्टीज, जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उनकी स्टडी हम इस सेक्शन में करेंगे। तो उस सेक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि पहला चैप्टर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिक कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि स्पीड ऑफ बॉडी, यानी कि स्पीड ऑफ चार्ज इज नॉट 0, यानी कि जब वो रुका हुआ नहीं रहेगा, अब वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूविंग चार्ज। एकदम नोट्स कॉपी ले लें और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते चलें, या अंतिम में भी आपको मिलेगा ये सारा लिखा हुआ। ठीक है, तो मूविंग चार्ज, जब चार्ज क्या होने लगे, चार्ज की स्पीड 0 ना हो, ये मूव करने लगे। ठीक है, तो भी हम इसको पढ़ेंगे। जब मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उस सेक्शन को, यानी कि जिस सेक्शन में हम मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के स्टडी करेंगे, इस सेक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इसे क्या कहने वाला हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कैसे चार्ज को पढ़ना है, मूविंग चार्ज को। ठीक है, अब चार्ज अगर मूव कर रहा है, अगर कोई, ये मान लो चार्ज है, ये मूव कर रहा है, तो इस पर कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब वो मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, दोनों ही तरीके से वो कांस्टेंट हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी कैसी हो सकती है, कांस्टेंट, यानी कि मूविंग विथ, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो डेल्टा V इज 0, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 0 के बराबर होगा।
तब ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? ऐसे केस में चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और क्या प्रोड्यूस करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ये नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी जब ये रुका हुआ था तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अब जब ये चलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो क्या इस समय, यानी कि जब ये चल रहा है, तो क्या इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा? ये सवाल आएगा। तो आंसर है चलते हुए भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है ये एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हुई, यानी कि अंतर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो, यानी कि जब चार्ज मूव करने लगा, ऐसे चलने लगा, मोशन में चला गया, तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक नई प्रॉपर्टी ऐड हुई। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, समझ आया? अच्छी बात है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन नई प्रॉपर्टी एक और क्या ऐड हो गई कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर दो कंडीशन मैंने अभी बताया कि वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, दूसरा कंडीशन है कि वो एक्सेलरेटेड हो, यानी कि वेलोसिटी लगातार, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही हो। तो दूसरे केस में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो जीरो नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है का क्या मतलब? वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, और चेंज हो रही है, ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है, यानी कि इफ़ चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूसेस, मैं जो बोल रहा हूँ बोलने सीखिएगा। इफ़ चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलना है आपको? इफ़ चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, okay, known as electromagnetic wave, and combination of these two time varying electric and magnetic time varying mutually perpendicular electric and magnetic field are said to be electromagnetic waves। यानी कि यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो यहाँ पे जो लास्ट में आपको पढ़ना है, जो सबसे लास्ट चैप्टर है यहाँ पे, और अभी जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि लाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, समझ आया? तो ये है अपना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो अलग अलग पार्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने बांटा है वो इस तरह के सेक्शंस बनते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, और इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम दो अलग अलग कंडीशंस में पढ़ने वाले हैं। जब एक तो कंडीशन होगा जब चार्ज स्टैटिक होगा, उस सेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, और उस केस में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो जो पोटेंशियल है वो फील्ड के कारण ही एग्जिस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, अब जब दूसरा कंडीशन क्या होगा चार्ज का, कि जब वो मूविंग कंडीशन में होगा, यानी कि जब वो चल रहा होगा, तो चलने के साथ वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी या कौन कौन सा इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो कौन कौन सा करता है वो? चलते हुए चार्ज दो कंडीशंस में चल सकते हैं, जब उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक्सेलरेटेड हो वो। तो जब कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो सेक्शन है वो कुछ इसी प्रकार से डिफाइन है। चैप्टर को देखें यहाँ पे, तो पहले में जब चार्ज स्टैटिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब मूव करने लगा तो ये दो सेक्शन हुए। ठीक है, और जब एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, ये सारे सेक्शन भी जो है EMI भी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाले कंडीशंस में ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चैप्टर में कि कैसे होता है ये। और लास्ट में जब वो एक्सेलरेट करेगा तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज इंट्रोडक्शन था कि कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो सारे डिस्कशन चार्जेस के अकॉर्डिंग किया है।
यानी कि इसमें सारा जितना भी डिस्कशन किया मैंने अभी यहाँ पे, उसमें रेफरेंस पॉइंट सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे चार्ज होते हैं और उन पे क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। चलिए 20 मिनट की वीडियो बनाना था, 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला अपना वही है कि 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु एंड क्लियर योर होल कॉन्सेप्ट। अभी की वीडियो को ख़त्म करते हैं। याद रखें आप कि वीडियो के लास्ट में आपको लिखा हुआ भी, यानी कि नोट्स भी लास्ट वीडियो के ही लास्ट में मिल जाएगा हमेशा। और इसलिए और यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स मिल रही हैं वो वेल मैनर्ड हैं, वेल डिफाइन है। ओके, तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और 20 मिनट यानी कि 20 मिनट रोज़ बिताना है न्यूटन गुरु के साथ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे तैयारी के दौरान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। प्रोवाइडेड कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना है, ताकि उससे हमें एनर्जी मिल पाए यहाँ पे। ओके, आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।